हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं। इतनी बड़ी भीड़ में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। याद रखिए, जितना ही ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप उतना ही ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। इस वीडियो में हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ये एक टेस्ट बुकलेट है, इसके जनरल स्टडी के 140 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है मैथ एंड मेंटल एबिलिटी के हैं, जो हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ लेड न्यूक्लियाइड, इसका ये दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है। यहाँ पे जो ऊपर में दिया गया है ये है मास नंबर यानी ए, कैपिटल ए, और ये है एटॉमिक नंबर 82 यानी जेड। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 208 में से यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 82 तो ये आता है 126, यानी लेड के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 126। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन बी सही आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 6 to 9, देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी, क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पीएच होता क्या है। तो पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन, ये होता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो जिसका पीएच वैल्यू, यदि पीएच वैल्यू 6 है तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन वो हो जाएगा 10 to the power -6, और 9 है पीएच, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कितना? ये हो जाएगा 10 to the power -9। तो चेंजिंग कितना का आया? 10 to the power -3 का। 10 to the power -3 का क्या मतलब हुआ? 1/10 to the power 3, यानी 1/10 to the power 3 का क्या मतलब हुआ? 1/1000। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज किया? 1/1000 टाइम। तो ऑप्शन डी जो कह रहा है डिक्रीज 1000 टाइम्स, तो डिक्रीज जो हुआ है 1000 टाइम्स ही हुआ है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में। तो सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड सीडिंग डन टू produce artificial rain over any particular region has which of the following chemical to be used? आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कौन सा केमिकल इसमें से यूज किया जाता है? तो देखिए, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज नहीं किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी यूज किया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लेकिन हाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, इसका भी यूज किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस का। तो 3 इसमें से सही आ रहे हैं। सो मोर देन 1 करेक्ट इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ई। इनका यूज क्यों किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में? तो देखिए, ये जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्रहण करने वाला, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला। तो देखिए, जो भी वाटर जो वेपर फॉर्म में है वो क्लाउड में तभी बदलेगा, बादल में तभी बदलेगा और बरसात तभी होगी जब
कोई हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आसपास में हो, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के आसपास में ही मॉइस्चर आकर के घेर लेते हैं और उनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने से उनका वेट इंक्रीज कर जाता है mg, और वेट इंक्रीज होने से वो बारिश के रूप में टपक पड़ते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है बादल बनने के लिए और बरसात होने के लिए। तो ये तीनों सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए इनका यूज आर्टिफिशियल रेन कराने में होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द नेम गामा रेज? गामा रे की खोज किसने किया और इसका नाम किसने दिया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम है, नेम जो दिया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसकी खोज जो किया था वो पॉल विलहार्ड ने किया था, पॉल विलहार्ड ने। तो नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया था और पॉल विलहार्ड ने इसकी खोज किया था। थोड़ा सा और जानते हैं गामा रे के बारे में। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यदि देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, इधर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे इधर जो होता है वो गामा रेज होती है, गामा रेज। यानी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई होने से क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू होता है h न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हाई है उसकी इनर्जी कितनी होगी? हाई होगी। तो जब इनर्जी हाई होगी तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो जितने भी रेज हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो गामा रेज का ही होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये गामा रेज निकलती है। तो आप सबों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए रेजिस्टर द रेसिस्टेंस विल। क्या होगा? क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर रिमेन सेम रहेगा, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा किसी रेजिस्टर का? तो देखिए, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, L क्या है? लेंथ है, और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करना है, यानी इसको इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन बी सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements regarding acceleration due to gravity is false? इसमें से कौन सा false है? फर्स्ट कह रहा है the value of g is minimum at the equator। बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर पे। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आप जान जाइए। g यानी स्मॉल जो g होता है, स्मॉल g का फॉर्मूला जो होता है वो होता है gm बाई आर स्क्वायर, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एम मास ऑफ द अर्थ होता है, और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। यही फॉर्मूला हमें सब कुछ बता देगा। फर्स्ट में पढ़ते हैं, दी वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। देखिए, इक्वेटर पे अर्थ के रेडियस का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होता है, पोल पे कम होता है। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है अर्थ के, क्योंकि अर्थ जो है चिपटी हुई है, कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप की नहीं है, पोल पे चिपटी हुई है। तो पोल पे रेडियस कम होता है, लेकिन इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होगा, तो इस आर का वैल्यू यदि ज़्यादा हो गया तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। दूसरे पे आइए, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल। बिल्कुल सही बात है, पोल पे अर्थ चपटी है और उसके रेडियस का वैल्यू कम है। तो जब आर का वैल्यू कम होगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू कम होगा, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल फॉर्मूला ही बता रहा है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अर्थ के रेडियस पे डिपेंड तो करता ही है।
बिल्कुल करता है। अर्थ क्रस्ट से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यानी स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो अर्थ सरफेस पे ही होता है। अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा पोल पे होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। मतलब जगह प्लेस टू प्लेस ये बदलते रहता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, दी वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ रोटेशन। क्या अर्थ का रोटेशनल स्पीड इंक्रीज कर जाने से जी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा? आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो जब रोटेट कर रही है, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका सेंटर यहाँ है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंटर की ओर लग रहा है, लेकिन जब रोटेट करने लगेगी, रोटेट करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगने लगता है, सेंटर से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। तो जब रोटेशनल स्पीड बढ़ जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी ओमेगा पे डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ओमेगा बढ़ेगा यानी अर्थ का रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगा तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अर्थ के सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स का वैल्यू कम हो गया तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। और जी क्या है, अर्थ के सेंटर की ओर का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यानी जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे फॉल्स है और हमें यही चुनना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 176 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल इज, इसमें से कौन सा हुआ? तो सबसे पहले तो फार्मूला आप जानिए कि डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला फार्मूला क्या है। तो फार्मूला जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इंटू 5। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, F की जगह पर आप रख दीजिए 176 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5। तो 176 डिवाइडेड बाई 9, 176 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 80 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है? ऑप्शन सी सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन हेनरी? हेनरी में क्या मेजर किया जाता है? क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर किया जाता है? नहीं। क्या हीट किया जाता है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड किया जाता है? नहीं, हेनरी में नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है हेनरी में। जो लोग 11th एंड 12th क्लास साइंस से किए होंगे तो 12th क्लास में इसको पढ़ना होता है। 12th क्लास में मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस को। तो सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू हुम आइंस्टीन हैज सेड फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। आइंस्टीन ने फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किनको कहा था? तो उन्होंने गैलीलियो को कहा था। ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि पहले जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब से लोगों ने देखा कि पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में एक स्फेरिकल शेप का एक कुछ निकलता है और धीरे धीरे चल करके पश्चिम साइड में जा कर के डूब जाता है, उसका सेट हो जाता है, वो जिसको सनसेट कहा जाता है, उसको सूर्य कहा गया उस चमकते हुए गोला को। कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा, मतलब लोग जानते थे पहले से, शुरुआत से ही जान रहे थे कि ये जो चमकने वाला गोला है वो पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम में चल करके जा करके डूब जाता है। यानी अर्थ हमारी जो है जिस पे हम हैं ये रेस्ट में है और वो गोला जो है यानी सन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, सन जो है अपनी जगह पर स्थिर है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है।
तो चर्च वालों ने कहा कि नहीं, तुम हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचा रहे हो, अपना स्टेटमेंट वापस लो और माफ़ी मांगो तुम पूरी दुनिया से। कोपरनिकस चुप हो गए। गैलीलियो आए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था। टेलीस्कोप को डिस्कवर करने के बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छे से यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि कोपरनिकस ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात कहा था कि सन अपनी जगह पर स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। गैलीलियो के साथ भी यही हुआ। पूरी दुनिया में चर्च का राज था। गैलीलियो को कहा गया, गैलीलियो आप हमारी मान्यताओं पे ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और पूरी दुनिया से माफ़ी मांगिए। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। उसके बाद में गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। बुढ़ापे में जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा, ख़राब रहने लगा, तो जेल से निकाल करके उनको उनके ही घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया और हाउस अरेस्ट में ही बेचारे गैलीलियो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन गैलीलियो ने जो बात कही थी वो सही कही थी। गैलीलियो को बहुत उपाधियाँ दी गई है, जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है? क्या ओमीटर है? नहीं। क्या एमीटर है? नहीं, ये तो करंट को मेजर करता है। कोलोमीटर? नहीं। तो कौन सा है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉर्मल्डिहाइड इज। फॉर्मल्डिहाइड में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ये देखने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें देखना होगा। ये होता है HCHO, यानी H C डबल बॉन्ड O H। तो ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। साइड बाय साइड जो ऑर्बिटल हैं उनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और हेड ऑन डायरेक्ट जो हेड ऑन जो ओवरलैपिंग होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और एक पाई बॉन्ड आ रहा है। तो क्या पूछ रहा था? नंबर ऑफ सिग्मा। तो नंबर ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गए। तो 3 and 1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी सही आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैंड पिकिंग मेथड कैन बी यूज्ड? द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? नहीं। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड? नहीं। द मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड? नो। द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, इसको हैंड पिकिंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए चावल में कंकड़ पत्थर मिला हुआ है, चावल भी सॉलिड है, कंकड़ पत्थर भी सॉलिड है, तो चावल में से कंकड़ पत्थर को हाथ से बीन करके निकाला जा सकता है। हैंड पिकिंग मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? नॉट कह रहा है यहाँ पे। तो इन सबों में से विस्मथ जो होता है सबसे वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। सबसे खराब कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो विस्मथ की होती है, क्योंकि इसमें लिस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस विथ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ड्यूरिंग इलास्टिक कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन के दौरान गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज 2 फोल्ड्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं, एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक कंटेनर है इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे।
मान लीजिए ये गैस मॉलिक्यूल जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल इधर की ओर मूव कर रहा है, ये बीच में जब यहाँ आएंगे तो ये कोलाइड करेंगे, यहाँ आकर के कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड जब करेंगे तो ये रिबाउंस बैक हो जाएगा इधर, और ये भी रिबाउंस बैक ये हो जाएगा इधर। मान लीजिए 300 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा था, तो कोलाइड होने के बाद ये 300 मीटर पर सेकेंड से ही लौटेगा, और ये भी 300 मीटर पर सेकेंड से ही, मान लीजिए इसका 250 मीटर पर सेकेंड से ये इधर आ रहा था, तो लौटेगा 250 मीटर पर सेकेंड से। मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स जितने स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, कोलिजन के बाद उसी स्पीड से वो रिबाउंस बैक हो जाते हैं, यानी उनका स्पीड चेंज नहीं होता है। याद रखिए यहाँ पे गैस कह रहा है तो गैस का मतलब है कि आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, नेग्लिजिबल होता है, मान लेते हैं। और गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो ओवरऑल कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। और तीसरी बात क्या है कि इनके बीच का जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। अब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में पार्टिकल जिस स्पीड से जाकर के कोलाइड होता है उसी स्पीड से लौट जाता है। तो जब स्पीड सेम रह गया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी सेम रहा, वेलोसिटी नहीं स्पीड सेम रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी, यानी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड रहती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। उम्मीद करता हूँ आप सबों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन का यूज शरीर के दर्द को कम करने में, बुखार को उतारने में किया जाता है। तो इसमें से कौन सा है एंटीपायरेटिक्स, तो यह एस्प्रिन है एंटीपायरेटिक्स, पायरोमिडीन ये भी है, और क्रोसिन ये भी है। तो ये तीनों हो गए। ये सल्फानिलामाइड जो है ये सल्फा ड्रग है, तो ये एंटीपायरेटिक्स नहीं है, लेकिन ये तीन है तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, सही हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। ये टॉपिक कहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, 12वीं क्लास के केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बुक जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो पॉलीमर वाला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको कर लीजिए। उसके पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का जो चैप्टर है वहाँ से इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटॉन्स इज ट्रू। प्रोटॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ते हैं। इट इज पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। दे हैव जीरो चार्ज, नहीं, ये गलत है, जीरो चार्ज नहीं होता। द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर दिया था पॉजिटिवली चार्ज बाय यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर कर दिया था, और वही प्रोटॉन था। बाद में 1919 में रदरफोर्ड ने थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किसने, रदरफोर्ड ने। तो ये भी सही है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। इट हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितने को कहा जाता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इसको 1 यूनिट चार्ज कहा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है। तो इट हैज़ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है। तो कितने सही आ रहे हैं, 3 सही आ रहे हैं यहाँ से। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज रोज मेटल कंटेंस। और रोज मेटल कहिए, रोज एलॉयज कहिए,
ये 3 मेटल्स के मिलने से 3 मेटल्स का ये एलॉयज है। कौन कौन सा? बिस्मथ, टीन एंड लेड, इन तीनों का। तो रोज जो एलॉयज होता है, एलॉयज, इसमें बिस्मथ कितना होता है? 50% बिस्मथ होता है। बिस्मथ जो है वो 50%, लेड जो होता है 25 to 28%, 25 to 28%, और टीन कितना होता है एसन? ये होता है 22 to 25%, 22 to 25%। तो ये 3 मेटल्स का एलॉयज है। सो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस? इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो करेक्ट सीक्वेंस जो है ए में जो दिया गया है, सबसे पहले ओर का एक्सट्रैक्शन होता है। ओर को निकालेंगे, उसको फाइन पार्टिकल्स में चेंज करेंगे, उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्टेड ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, गैंग जो है, अशुद्धियाँ जिसको गैंग कहा जाता है, GANGUE, उसको अलग हटाया जाता है कंसंट्रेशन के थ्रू। उसके बाद में इसकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का क्या मतलब हुआ? रोस्टिंग का मतलब हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग, गर्म करते हैं। उसके बाद में फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में फिर गर्म किया जाता है, जिसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने का क्या मतलब? ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करके जो भी अशुद्धियाँ होगी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद में विदाउट ऑक्सीजन हम गर्म करते हैं, उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तब मेटल जब बाहर आ गया तो उसमें फिर भी अभी अशुद्धियाँ है, इम्प्यूरिटी है। तो इस इम्प्यूरिटी को दूर करने के लिए इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यानी इसमें इसके मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है और ये प्योर फॉर्म में आ जाता है मेटल। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वहाँ ए में जो दिया गया है यही। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट? इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है? फॉल्स फ्रूट नहीं है मतलब ट्रू फ्रूट है। तो ट्रू फ्रूट उसको कहा जाता है जिसके अंदर सीड पाया जाता है। सीड से पौधे बन सकते हैं। इसमें सीड पाया जाने वाला तो कौन सा पाया जाता है? तो मैंगो। मैंगो जो है फॉल्स फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ये सभी जो है फॉल्स फ्रूट है, कैसियो हो गए, कोल्ड हो गए, एप्पल हो गए। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, सिनामॉन ए स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड किया जाता है? सिनामॉन का मतलब हुआ दालचीनी। दालचीनी कैसे प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी जो है पेड़ के अंदर के छाल से प्राप्त किया जाता है, इनर बार्क से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, ओनियन इज ए मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड फ्लावर। नहीं, ये रूट में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। देखिए, टेक्निकली यदि कहा जाए तो ओनियन एक रूट नहीं है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। इसमें फूड स्टोर होता है, ज़रूरत पड़ने पर पौधे के अदर पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, न कि रूट। सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला, हड्डियों को बनाने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन ए तो नहीं है, विटामिन सी भी नहीं है, विटामिन बी भी नहीं है, विटामिन डी है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स हैव कैनाल सिस्टम एज एक्सक्रेटरी सिस्टम? उत्सर्जन तंत्र जो होता है एक नाल सिस्टम के जैसा होता है, किस में होता है? क्या हाइड्रा में होता है? नहीं। इंसेक्ट्स में होता है? नहीं। स्पॉन्जेज में होता है, स्पंज में होता है ये कैनाल एक्सक्रेटरी सिस्टम, नाल उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज? तो यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CO NH2 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस। तो इस तरीक़ा से बन जाता है CH4
CH4 हो जाएगा, CH4N2 हो जाएगा O। तो CH4N2O जो है वो यूरिया का केमिकल फार्मूला है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड है? सेरेसन ये है, वारफेरिन ये भी है, एग्रोसन ये भी, ये तीनों पेस्टिसाइड हैं। ये बीटा क्लोर जो है, ब्यूटाक्लोर, ये हर्बिसाइड है यानी खरपतवार नाशी है, ये नहीं है पेस्टिसाइड, लेकिन ये तीनों पेस्टिसाइड है। तो 3 पेस्टिसाइड है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सो ऑप्शन ई राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर जूनोटिक इन नेचर। जूनोटिक का मतलब होता है जो जानवरों से इंसान में आए, उसको जूनोटिक डिजीजेज कहा जाता है। तो एंथ्रेक्स है जूनोटिक डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस ये भी है, फैल सकता है, ब्रूसेलोसिस ये भी है, रिंडर पेस्ट जो है ये नहीं है, जूनोटिक नहीं है, ये जानवरों में फैलता है। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन सही आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है किसकी डिफिशियंसी से होती है? कार्बोहाइड्रेट की नहीं, फैट की नहीं, नाइट्रोजन की नहीं, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी से ये रोग होता है। सो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, यहाँ पे कुपोषण की वजह से। नेक्स्ट, हु एमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द क्लासिकल सेल थ्योरी। क्लासिकल सेल थ्योरी का मतलब हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति सिंगल सेल से हुई है, उसी सेल में डिवीजन हुआ है और हमारा शरीर बना हुआ है, हर एक ऑर्गेनिज्म का शरीर बना हुआ है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को दिया था स्लीडेन एंड स्वान ने, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हिच पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। 8, 9 नो, 3rd 4th नो, 7th 8th नो, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। द 8th 9th एंड 10th पेयर्स फॉल्स रिब्स डू नॉट ज्वाइन द sternum directly but are connected to 7th rib by cartilage. The 11th and 12th pairs, जिसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, आर हाफ द साइज ऑफ द अदर्स एंड डू नॉट रीच टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हुई? 11th एंड 12th, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी स्टैंड्स फॉर, केराटोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये? तो टेस्ट फॉर ए पार्टिकुलर प्रोटीन नो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया इन आइस यस। यदि कॉर्निया में खराबी आ जाए तो किसी डोनर के आंखों की कॉर्निया लेकर के इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इसी को कहा जाता है केराटोप्लास्टी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, with reference to ancient history of India, the term श्रेणी refers to। तो एंशियंट इंडिया में श्रेणी जो वर्ड है ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस यानी व्यापारियों, सौदागरों और कारीगरों का एक संघ हुआ करता था, यानी एसोसिएशन था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है? मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ एंशियंट इंडिया, व्यापारियों, कारीगरों वगैरह का एक ये संघ था। सो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा ही पहला साइट है जिसके सबसे पहले खुदाई की गई थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट सही है, हमें नॉट करेक्ट वाला चूज करना है। हॉर्स बोन्स वेयर फाउंड फ्रॉम लोथल, नहीं, ये लोथल से नहीं मिला था, कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से, सुरकोटदा से मिला हुआ है बोन्स ऑफ हॉर्सेस। सो ये
गलत है, लोथल से नहीं मिला है। नेक्स्ट, एंशियंट बीड वर्कशॉप वाज प्रेजेंट इन कालीबंगन, क्या ये सही है? नहीं, लोथल से मनका बनाने की कार्यशैली मिली है, तो ये भी गलत है। लोथल, बीड वर्कशॉप जो मिला है वो लोथल से मिला है, कालीबंगन से नहीं, ये गलत है। दी साइटेडल वाज दी लोअर टाउन, नहीं, ये अपर टाउन हुआ करता था, सो ये भी गलत है। तो कितने आ रहे हैं? 3 स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ई यहाँ पे राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट, विच रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डायरेक्टेड द प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में अशोका ने ये डायरेक्शन दिया था कि फेस्टिवल गैदरिंग्स में एनिमल्स का स्लाटर नहीं होगा, पशु की बलि नहीं होगी, पशु हत्या नहीं होगी, सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच एंशियंट डायनेस्टी इशूड कॉइन्स मेड ऑफ लेड, शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? मेड ऑफ लेड, तो ये सातवाहन किंग गौतमी पुत्र सातकर्णी ने लेड के सिक्के जारी किए थे। कब जारी किए थे? वेस्टर्न क्षत्रपों को पराजित करने के बाद, डिफीट करने के बाद में उन्होंने, सो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, द फेमस किंग रुद्रदामन फर्स्ट बिलोंग्स टू विच किंगडम, रुद्रदामन फर्स्ट किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? तो रुद्रदामन फर्स्ट जो है वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी के शक रूलर थे, यानी शका क्षत्रपा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। इनका जो रोल है वो सातवाहनों के डिक्लिनेशन में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज नोन एज, तो सल्तनत पीरियड में डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स इस्टेब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और उसका नाम था दीवान ए बंदगान, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ करनाल वाज फाउट इन 1739 बिटवीन, 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला के बीच ये वार हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने विदिन 3 आवर्स मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था, तो सो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द रीजन विच वाज नोन एज सुवर्णभूमि ड्यूरिंग एंशियंट टाइम वाज, एंशियंट टाइम में स्वर्णभूमि रीजन कौन सा था? क्या यूरोप में था? नहीं। मिडिल ईस्ट? नो। इंडियन ओशियन रीजन? नो। साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इट इज ए मेथड ऑफ इनलेइंग कलर्ड मार्बल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इनटू ए स्टोन बेस, often in geometric or flower patterns inspired from Persian artwork. It is associated with, क्या कहा जाता है इस आर्ट को? तो देखिए, पहले इसे प्राचीन कारी कहा जाता था, प्राचीन कारी। इसको 17th सेंचुरी में मुगल एम्पेरर शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था। ये आर्ट है क्या? ये स्टोन बेस पे कलर्ड या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन को जोड़ने का आर्ट है। इसको इंट्रोड्यूस किया था मुगल एम्पेरर शाहजहां ने। तो पहले प्राचीन कारी कहा जाता था, अब इसको पच्ची कारी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द नक्शबंदी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए, नक्शबंदी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म को इस्टेब्लिश किया था बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ने,
और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था बकी बिल्लाह ने। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सा? तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। पीटर मुंडी, ये इटालियन ट्रेवलर था। ये आया था शाहजहां के रीन में, शाहजहां के शासनकाल में। कब? 1630 टू 1634, 1630 टू 1634, इसके बीच में ये आया था। ट्रेवेनियर जो है वो आया था 1641 टू 1687, 1641 टू 1687। किन के रीन में आया था? शाहजहां एंड औरंगजेब, दोनों के रीन में आया था ये। गेमेली केरेरी, ये आया था बीजापुर 1695 टू 1699, 1695 टू 99। बर्नियर, ये औरंगजेब के रीन में आया था 1658 टू 1668। तो सबसे पहले कौन सा आया था? 1630 टू 1634। पीटर मुंडी, इटालियन ट्रेवलर, शाहजहां के रीन में आया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन फैजाबाद? फैजाबाद, कुंवर सिंह कहाँ के लीडर थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर, मौलवी अहमदुल्ला, ये थे फैजाबाद से। तो यही राइट ऑप्शन है, फैजाबाद। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ। बख्त खान, ये बरेली से थे। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो फैजाबाद से 1857 के वार में शामिल हुए थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस नोवेल पाथेर दाबी which was based on revolutionary method of agitation against ब्रिटिश? तो पाथेर दाबी एक नोवेल है जिसको 1926 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नोवेल जो है वो पाथेर दाबी नाम के एक सीक्रेट सोशल ग्रुप के बारे में है जो इंडिया से ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देना चाहता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द फेमस बैटल ऑफ बेदारा इन 1759 वाज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम? तो ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो वार हुआ था, वो ब्रिटिश आर्मी एंड डच आर्मी के बीच में हुआ था बंगाल में। और इसमें डच आर्मी बुरी तरीक़ा से हार गई और इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी को कंप्लीटली सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई यहाँ पे इंडिया में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने में ये डचों का हारना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इंडेड बाई? तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल में शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। 1765 में। इसे ख़त्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था 1772 में। 1772 में। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, किसने इंड किया था। नेक्स्ट, द ट्रिबल म्यूटिनी सिंगफोस इन 1830 वाज टुक प्लेस इन द लीडरशिप ऑफ? तो ये सिंगफोस जो विद्रोह हुआ था 1830 में, ये असम में हुआ था और 1839 तक ये चला था। 1839 तक इसके जो लीडर थे वो निरंग फिदू थे, निरंग फिदू। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है।
Next, SS Bengali was related to which of the following? Theosophical movement? No. Quit India movement? No. स्वदेशी movement? No. तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1851 में फिरदुंजी नौरोजी एंड SS बेंगाली ने 1851 में SS बेंगाली एंड फुरदुंजी नौरोजी मिल करके पर्सी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया था। पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था 1851 में SS बेंगाली एंड फुरदुंजी नौरोजी ने। तो SS बेंगाली किससे जुड़े हुए हैं, किससे रिलेटेड हैं? पारसी रिफॉर्म मूवमेंट से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म? तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर को। ऑप्शन सी सही है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दर्पण को पब्लिश किया था और उस न्यूज़पेपर ने बहुत सारे सोशल इल्स, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने में हेल्प किया था। तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म जो कहा जाता है, यानी मराठी पत्रकार जो थे वो थे कौन? बाल शास्त्री जाम्बेकर। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को 1887 में दो लोगों ने मिल करके इस्टेब्लिश किया था। MG रानादे, महादेव गोविंद रानादे एंड रघुनाथ राव, इन दोनों ने मिल करके इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो मद्रास में दिसंबर 1887 में हुआ था। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस सही आ रहे हैं, A एंड B। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन E राइट। नेक्स्ट, हु होइस्टेड द INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द इंडियन मेनलैंड एट मिरंग मणिपुर? मिरंग मणिपुर में सबसे पहले INA का कौन सा मेंबर झंडा फहराया था? तो वो थे कर्नल शौकत मलिक। इन्होंने 14 अप्रैल 1944 को मोइरंग मणिपुर में सबसे पहले फ्लैग को होइस्ट किया था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हु सेड वी आर प्रोवाइडेड विथ ए कार ऑल ब्रेक्स बट नो इंजिन्स? तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ये भी कहा था कि चार्टर ऑफ स्लेवरी। जिन्ना इसके बारे में कहे थे कि थ्रोली रोटेन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो वी आर प्रोवाइडेड विथ ए कार ऑल ब्रेक्स बट नो इंजिन्स, ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, who among the following was jailed for unfurling the tricolor in Chhapra, Bihar during the Quit India movement? तो 19 अगस्त 1942 को शांति देवी के चेयरमैनशिप में, प्रेसिडेंटशिप में, अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। किनकी अध्यक्षता में? शांति देवी की अध्यक्षता में। और निर्णय लिया गया झंडा फहराने का, फ्लैग होइस्टिंग का निर्णय लिया गया। और छपरा में सरस्वती देवी और शारदा देवी को फ्लैग होइस्टिंग के केस में जेल के अंदर डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया। किनको? सरस्वती देवी एंड शारदा देवी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द ट्रिबल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बिहार इन 1938 अंडर द लीडरशिप ऑफ? The tribal council was established in Bihar in 1938 under the leadership of Theodore Surin.
थियोडोर सुरीन। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ खरवाल ट्रिबल रिवॉल्ट। तो ये खरवाल ट्रिबल रिवॉल्ट जो है भागीरथ मांझी के लीडरशिप में संथाल रीजन में हुआ था। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द जमालपुर रेल वर्कशॉप एट मुंगेर इस्टेब्लिश। तो एशिया की फर्स्ट रेल फैक्ट्री 1862 में मुंगेर में इस्टेब्लिश की गई थी। 1862 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, दी होम रूल लीग वाज इस्टेब्लिश इन बिहार ऑन। होम रूल लीग बिहार में कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये मौलाना मजहरुल हक के लीडरशिप में 16 दिसंबर 1916 को इस्टेब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विच इज इंश्रिंड अंडर। किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आर्टिकल 44 दिया गया है। ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 ये ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ये है इस आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 42 ये है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 51 जो है ये बेस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। तो आर्टिकल 51 इज द बेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मॉडिफाइड डीपीएसपी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस। तो ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स 32 में सेक्शन 2 ऐड करके ये कहा गया कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A के तहत कर दिया गया। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट, इन विच फेमस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये 13th जजेज बेंच थी, ये सबसे बड़ी बेंच अब तक थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है बशर्ते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और इसी में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, which one is not one of the recommendations by सरकारिया कमीशन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं सरकारिया कमीशन था क्या। तो सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप के स्टडी करने के लिए आर.एस. सरकारिया के चेयरमैनशिप में 1983 में सरकारिया कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, उसका गठन किया गया था। उसने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें क्रिएशन ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल ये था उसका रिकमेंडेशन। रेजिडुअरी पावर टू बी प्लेस्ड अंडर कंकरेंट लिस्ट ये भी था। प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ सीएम व्हाइल अपॉइंटिंग गवर्नर टू बी प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सीएम से कंसल्ट करने के बाद में गवर्नर को नियुक्त करने का प्रोविजन इसमें दिया गया था, ये था, सही है। रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू बी गिवन टू स्टेट ये नहीं था। सो ऑप्शन डी इसमें से राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2005। तो पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो एक प्लेटफॉर्म है एमपी का कंसर्न मिनिस्टर से डिस्कशन करने का। सबसे पहले बनाया गया था 2005 में
ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे अंतिम बार जो बनाया गया था 2013 में ऑन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट्री फोरम जो बनाया गया था 2005 में बनाया गया था और ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दी पटना हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था। 9 फरवरी 1916 को, 9 फरवरी 1916 को इस्टेब्लिश हुआ था पटना हाई कोर्ट। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंपल्सरी प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज एक्ट ऑफ 1973? इसमें कंपल्सरी प्रोविजन कौन सा है? रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, नो, ये कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है, ये वॉलंटरी प्रोविजन है बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन देना। कंपल्सरी नहीं, वॉलंटरी है। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स इन द पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कंपल्सरी प्रोविजन है, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। मिनिमम एज टू कंटेस्ट टू बी 21 ईयर्स, ये सही है, कंपल्सरी प्रोविजन है। फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, ये भी कंपल्सरी प्रोविजन है। कंपल्सरी प्रोविजन में नहीं आता है ये बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कल्टीवेशन ऑफ ओपियम नहीं, ये यूनियन लिस्ट में आता है। सेंसस कंडक्ट करना यूनियन लिस्ट में आता है। इंटर स्टेट क्वारंटीन, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। ये तीनों यूनियन में है, यूनियन लिस्ट में है। लेकिन पब्लिक हेल्थ जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट कम्स एट विच रैंक ऑफ प्रेसिडेंस? फॉर्मर प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे तो आते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट पे, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं एंड 5th पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। 5th रैंक पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज कन्फर्ड विथ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014? तक अभी तक 6 लैंग्वेजेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस मिले हुए हैं इनको। क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले 2004 में तमिल को दिया गया था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को मिला, 2008 में ही कन्नड़ को, और 2013 में मलयालम को मिला, 2014 में ओडिया को मिला, सबसे लास्ट 2014 ओडिया। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ये 2014 में मिला। मलयालम को जो है वो 2013 में मिला, 2013 में। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को मिला था 2008 में, और सबसे पहले मिला था तमिल को 2004 में, ये याद रखिए। नेक्स्ट, दिस शेड्यूल 5 इज नॉट अप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ। शेड्यूल 5 जो है सभी जगह अप्लीकेबल है एक्सेप्ट AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है यहाँ ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें से अप्लीकेबल कहाँ? असम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, 3 जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। सो ऑप्शन ई यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 148 क्या कैग से रिलेटेड है? ये राइट ऑप्शन है, सही है, कैग 148। आर्टिकल 324 क्या ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड? नहीं, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये 315 से रिलेटेड है ये। तो ये तो गलत है, मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 163
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, ये करेक्टली मैच्ड है, ये सही है। आर्टिकल 112 ये मनी बिल से रिलेटेड नहीं है, मनी बिल तो आर्टिकल 110 से रिलेटेड होता है, 110। ये क्या है, आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट से रिलेटेड है, ये बजट से रिलेटेड है। तो ये सभी आर्टिकल्स को रिलेट किया हमने। तो इसमें से कौन सा गलत है, दो यहाँ पे रॉन्ग है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मोर देन वन नॉट करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। सो ऑप्शन ई राइट ऑप्शन होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, रीयूनियन आइसलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या डेनमार्क का पार्ट है, नहीं, यूएसए नहीं, यूके नहीं, फ्रांस का ये पार्ट है, ऑप्शन बी राइट। ये जो रीयूनियन है आइसलैंड वो है मॉरिशस एंड मेडागास्कर के बीच में, फ्रांस का पार्ट। नेक्स्ट, द रिवर साल्विन फ्लोज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, म्यांमार एंड थाईलैंड नो, चाइना एंड म्यांमार एस। ये फ्लो करती है साउथ वेस्ट चाइना एंड ईस्टर्न म्यांमार के बीच, सो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, द विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, तो विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच फ्लो होने वाली एक रिवर है, जाम्बेजी रिवर, उसी पे है, तो जिम्बाब्वे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज क्लो बॉल ऑफ द वर्ल्ड, लौंग का कटोरा, विश्व के लौंग का कटोरा, क्लोब बॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है पेम्बा आइसलैंड है जो जंजीबार का पार्ट है, वहीं पे सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री, मैसेडोनिया ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, बुरुंडी ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, युगांडा ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो ये नहीं होगा। ग्रीस जो है ये जितना लैंड से घिरा हुआ है उससे ज़्यादा तो ये वाटर से घिरा हुआ है, सो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए कोल्ड ओशियन करेंट, इसमें से कौन कोल्ड ओशियन करेंट है, तो ये गल्फ स्ट्रीम नहीं, कोल्ड ओशियन करेंट नहीं है, ये गर्म धारा है। फॉकलैंड ये भी नहीं, कोल्ड नहीं है। गिनी करेंट ये भी नहीं है। फॉकलैंड करेंट जो है ये है कोल्ड ओशियन करेंट। अगुलहास करेंट ये कोल्ड ओशियन करेंट नहीं है, ये फॉकलैंड करेंट होगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, वेयर इज दी एनाटोलिया प्लेट्यू लोकेटेड, एनाटोलिया प्लेट्यू जो है वो टर्की में लोकेटेड है, मैप आप लोग देखिए, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच एमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, केरला होता है कॉफ़ी का प्रोडक्शन, तमिलनाडु यहाँ भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, कर्नाटक यहाँ भी होता है, लेकिन गोवा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये उसके लिए फेमस नहीं है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। तो विच एमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, तो इंडिया में सोयाबीन के प्रोडक्शन में दो स्टेट महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, इन दोनों का दबदबा है। ये कुल टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन का 89% यहीं प्रोड्यूस करते हैं, सो इन चारों ऑप्शन में से मध्य प्रदेश जो है वो राइट ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, दी कुडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ है, तो कुडनकुलम पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो है तमिलनाडु में लोकेटेड है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया, पलाना लिग्नाइट कोल माइन राजस्थान ये है, एक लिग्नाइट कोल माइन है। सोनारी राजस्थान ये लिग्नाइट कोल माइन है। नेवेली तमिलनाडु ये भी एक लिग्नाइट कोल माइन का एग्जाम्पल है। मेहसाना गुजरात ये लिग्नाइट कोल माइन का एग्जाम्पल नहीं है, तो नॉट हमें चूज करना था, सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, दी बरसार
बरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर्स ट्रिब्यूटरी। तो ये चेनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? तो श्योक है, जास्कर ये भी है, सिगर ये भी है, हेमावती जो है, हेमवती, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, हेमवती। सो कौन नहीं है? नॉट ए ट्रिब्यूटरी हमें चूज करना था। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ राजमहल हिल्स इज। तो राजमहल हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक पारसनाथ है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एज पर सेंसस 2011। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करने वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, ये बिहार के नॉर्दर्न साइड में पड़ते हैं, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन औरंगाबाद जो है ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हमें चूज करना था डज नॉट शेयर, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करैल केवल सॉइल टाइप इज फाउंड एबंडेंटली इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो जानते हैं करैल केवल सॉइल के बारे में। करैल केवल सॉइल इज क्ले इन टेक्सचर एंड अल्कलाइन इन नेचर। टेक्सचर में क्ले एंड नेचर में अल्कलाइन होता है। इसका कलर ब्राउन एंड येलोइश कलर का होता है। ये एबंडेंटली पाया जाता है रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर एंड भागलपुर में। और ये सूटेबल होता है राइस के प्रोडक्शन के लिए, वीट प्रोडक्शन के लिए, अलसी के प्रोडक्शन के लिए, पल्सेस यानी दाल के प्रोडक्शन के लिए, चना के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल सॉइल है। तो पाया कहाँ जाता है? रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर एंड भागलपुर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ये एबंडेंटली फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, तो रोहतास में पाया जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, रोहतास के अलावा ये पाया जाता है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर एंड भागलपुर। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। कहाँ है? तो शिवहर में सबसे लोवेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन एज। कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये होता है CAW नो, CWG नो, CBW नो, AW होता है ये। एक बार ये BPSC में पूछा गया है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, कोपेन क्लासिफिकेशन। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द सारण इरिगेशन प्रोजेक्ट गेट्स वाटर फ्रॉम व्हिच रिवर। सोन से नो, कोसी नो, उधर है ही नहीं, पुनपुन नो, गंडक रिवर से ये इसको पानी मिलता है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन फॉर टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, तो वो है किशनगंज। किशनगंज के अलावा पूर्णिया, अररिया एंड कटिहार, वहाँ भी टी प्लांटेशन होता है। तो इन सब ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। छत्तीसगढ़ नो, उत्तराखंड नो, उड़ीसा यस, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीसीज रिमेन्स न्यूट्रल इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। इस बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज को तो लाभ होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसको ना तो कोई लाभ ना तो कोई हानि। कंपटीशन में दोनों ही को लॉस होता है। अमेंसलिज्म में दोनों को लाभ होता है, न्यूट्रलिज्म में किसी को लाभ नहीं होता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इसमें से इन्फ्लेशन का कॉज कौन नहीं है? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये है, मनी सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। प्रोपेंसिटी टू सेव, ये नहीं है। इंक्रीज ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ये है। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी है। तो ये तीनों तो है इन्फ्लेशनरी कॉज इससे होंगे, लेकिन प्रोपेंसिटी टू सेव ये नहीं है, तो नॉट चूज करना था। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लेस फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया? लेस फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र जो होगा यहाँ पे कम है फॉरेस्ट कवर। सो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस आर इंटरनल माइग्रेंट्स एज पर सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंटरनल माइग्रेंट्स कितना परसेंट है? तो वह है 37%। इन 37% में से 70% वुमेन है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ डंकी एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस। तो लाइव स्टॉक सेंसस जो है 2018 में शुरू हुआ था और इसकी रिपोर्ट जो आई थी 2019 में आई थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डंकी पॉपुलेशन जो है राजस्थान, देन महाराष्ट्र, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाई राजस्थान, फॉलोड बाई बिहार। यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड बिहार है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इज बिंग इम्प्लीमेंटेड बाई। तो समर्थ जो स्कीम है ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्कीम है। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है इसे इम्प्लीमेंट करती है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी मॉडल? तो ये है थर्ड 5-year प्लान जो 1961 से 1966 तक रहा। 1961 से 66 तक रहा। तो यहाँ राइट ऑप्शन बी है। इसे सुखमय चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी मॉडल कहा है, पे ये बेस्ड था। नेक्स्ट, when the skill or qualification is insufficient for the jobs available in the market, then this type of unemployment is known as। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो ऑप्शन बी राइट है। जितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है मार्केट में अवेलेबल जॉब के लिए उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, सो इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, which of the following district is are covered under मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना? तो मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट्स में हनी, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह के क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे और इसके अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट मिलेगा। तो वो कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं? गया, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड नवादा। कैमूर उसमें नहीं है। ये तीनों हैं, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड नवादा। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच डांस? तो कथक डांस से एसोसिएटेड थे। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन बिहार? कितना है? तो ये है 1090, 1090। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अनुभव राज ऑफ बिहार वाज ऑनर्ड विथ श्री ज्ञासी राम गोयल सम्मान इन विच कैटेगरी?
तो इनको जो ये सम्मान मिला था चाइल्ड लिटरेचर कैटेगरी के तहत मिला था बाई श्री हिंदी लाइब्रेरी। और ये सेरेमनी जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था 2021 में राजस्थान में हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है चाइल्ड लिटरेचर कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज वोन द बेस्ट टैबलऊ अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये मिला था उत्तर प्रदेश के झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, बिहार्स फर्स्ट रबर डैम विल बी लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये गया के फल्गु रिवर पे बनाया जाएगा फर्स्ट रबर डैम। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, शकीबुल गनी ऑफ बिहार हैज स्कोर्ड ट्रिपल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम इन रिसेंटली हेल्ड रणजी ट्रॉफी। तो उन्होंने 341 रन की इनिंग्स खेली थी मिजोरम के अगेंस्ट। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अंडर गंगा जल उद्वाह योजना प्योर ड्रिंकिंग वाटर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो अंडर गंगा जल उद्वाह योजना प्योर ड्रिंकिंग वाटर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल इन राजगीर, गया, बोध गया एंड नवादा। राजगीर, गया, बोध गया एंड नवादा। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। सो नवादा, गया, इन चारों ऑप्शन में से नवादा एंड गया मोर देन 2 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। सो ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट, हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसमैन सोल्जर बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये हैं रचित राज, ये बिहार के फर्स्ट ट्रांसजेंडर सोल्जर हैं। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रिसेंट पोटास मिनरल ब्लॉक एलोकेटेड बाय द सेंटर इन द बिहार लोकेटेड। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 4 मिनरल ब्लॉक्स इन औरंगाबाद, सासाराम एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर माइनिंग। गया, औरंगाबाद, सासाराम, इन ये तीनों ऑप्शन सही है, कैमूर नहीं है। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द बैडमिंटन इवेंट ऑफ पैरालंपिक्स। तो ये हैं प्रमोद भगत, ये हाजीपुर के रहने वाले हैं। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF। तो ये हैं उत्तराखंड की रहने वाली हर्षवंती बिष्ट, उत्तराखंड की हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC। तो ये हैं संबित पात्रा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ UN चिल्ड्रंस एजेंसी यूनिसेफ ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। किसे हेड नियुक्त किया गया है यूनिसेफ के, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के? कैथरीन रसेल, US के प्रेसिडेंट जो बिडेन की ये असिस्टेंट, इनको चुना गया है, कैथरीन रसेल। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लॉरी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 द रैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया पैसिफिक रीजन इज। कितना रैंक है? तो अकॉर्डिंग टू लॉरी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 India has ranked 4th most powerful country in the Asia Pacific region for comprehensive power out of 26 countries with an overall score of 37.7 out of 100। तो 4th कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, What is the rank of India in World Talent Ranking Report 2021? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो जारी करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर।
इसने जो 2021 रिपोर्ट जारी किया इसमें इंडिया को 56 रैंक मिला था। टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड और यूरोप के कंट्री इसमें सबसे आगे रहे थे। तो यूरोप जो डोमिनेटिंग कंटिनेंट रहा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिकॉर्न? हाल ही में अलख पांडे का फिजिक्स वाला 101वां 101st यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? कंपनी वैल्यूड मोर देन $1 बिलियन, इसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, ज्ञानोदय गोदा इज द एजुकेशन पोर्टल ऑफ विच स्टेट? तो ये है झारखंड का है। झारखंड का जो गोदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक फर्स्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट टू ब्रिंग ए चेंज इन एजुकेशन ये चलाया गया था और इसने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी जीता। सो ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है। तो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? तो झारखंड से, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th एशियन यूथ पारा गेम्स 2021 वाज होस्टेड बाई? तो ये होस्ट किया गया था बहरीन के द्वारा, रीफा सिटी बहरीन में ये हुआ था। इसमें इंडिया को 41 मेडल्स मिले थे जिसमें से 12 गोल्ड, 15 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मिले हुए थे। तो ये बहरीन, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? किसने इनॉग्रेट किया था? तो अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में इनॉग्रेट किया था। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 11th इंडियन बॉलर टू क्लेम 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट इन जस्ट 55 टेस्ट मैचेस? तो वो हैं मोहम्मद शामी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, मोहम्मद शामी। नेक्स्ट, इन विच ईयर लता मंगेशकर गॉट भारत रत्न? तो उनको 2001 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। यहाँ भी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बीन अवार्डेड द डीजी धन अवार्ड्स बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो कर्नाटका बैंक को ये दिया गया है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? इलॉन मस्क को ये मिला हुआ था। इनको कहा गया 21 पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। सो ऑप्शन ए राइट है, 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो ये 2 दिसंबर, एवरी ईयर 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर। द थीम फॉर 2021 में सबसे पहले तो ये मनाया क्यों जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया गया था। सो उसी की याद में एवरी ईयर 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के दिसंबर में जो ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम था इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन विथ थीम एच। तो गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन का थीम था प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इकुबेरिन 21 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
तो ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी एट होम इन द यूनिवर्स? तो इसके ऑथर हैं बालकृष्ण मधुर। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ हर्बल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज टू प्रमोट टूरिज्म इन, कहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021? वर्ड ऑफ द ईयर 2021, तो वो वर्ड है परसिवरेंस, और इसी की ज़रूरत है किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए। सो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को? तो कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैज बीन इस्टेब्लिश एट, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया था भारत के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा। कहाँ? हैदराबाद के नानक रामगुडा में। सो ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट ग्वांगमू? ग्वांगमू सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ग्वांगमू नाम ही से पता चल रहा है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया होगा। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, चाइना ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज बीन 101 कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया इन 2021? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला कंट्री इंडिया है। अप्रॉक्स 87 बिलियन यूएस डॉलर हर साल रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं। 87 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग 50%, आधे से ज़्यादा गल्फ कंट्री से आता है। और ओवरऑल की बात करें तो जितने भी रेमिटेंसेस आते हैं उसका 20% अकेले यूएसए से आता है। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आते हैं? यूएसए से आते हैं। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन सिटी, तो वो कंट्री है अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज गोइंग टू बी बिल्ट इन व्हिच कंट्री? तो ये साउथ कोरिया में बन रहा है। 2025 तक कंप्लीट करने का इसे लक्ष्य रखा गया है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम बीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलजोंग है क्या? तो मेघालय की एक ट्राइब है गैरोस ट्राइब। वहीं यही ट्राइब अपने गॉड को पूजा करने के लिए हर साल फसल कटने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये मनाती है। उस फेस्टिवल का नाम है वांगला। सो सन गॉड ऑफ गैरोस ट्राइब है ये क्या? कौन? सलजोंग जो है सन गॉड ऑफ ए गैरोस ट्राइब है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। इनकी पूजा जो है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने के दौरान की जाती है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के डीजी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान ये अपने पद पे बने रहेंगे 31 अगस्त 2024 तक। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 के 140 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।